तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की इस दिलचस्प चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। साल था 1827। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में जेम्स लुइस नाम का एक सैनिक था। वो कंपनी की हरकतों से इतना ज्यादा तंग आ चुका था कि उसने सेना से भागने का ही फैसला कर लिया। पकड़े जाने का डर तो था ही, इसलिए इस भगोड़े सैनिक ने अपना नाम बदल लिया और निकल पड़ा अपने असली जुनून की तरफ, यानी नई नई जगहों की यात्रा करने। उस वक्त उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, लेकिन उसका ये एक फैसला सदियों पुराने एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाला था जिसने हमारे इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। हम बात करें एक ऐसी खोई हुई दुनिया की जो मिट्टी के नीचे दबी थी। अब करीब 2 साल तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में यूं ही भटकने के बाद 1829 में जेम्स लुइस पंजाब के इलाके में पहुंचा। यहीं उसकी नज़र एक बिल्कुल अनजान और बेहद प्राचीन शहर के विशाल खंडरों पर पड़ी। उसे सच में कोई आइडिया नहीं था कि ये खंडर कितने पुराने हैं या ये आखिर किस सभ्यता के हैं, लेकिन क्योंकि उसे इतिहास का बहुत शौक था, उसने तुरंत इन खंडरों का दस्तावेजीकरण शुरू कर दिया। उसने नोट्स बनाए, कुछ स्केच खींचे। जेम्स लुइस को उस वक्त मालूम नहीं था, लेकिन उसने अनजाने में ही हड़प्पा के उस महान प्राचीन शहर की खोज कर ली थी। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी ऐतिहासिक जांच जो आज तक चल रही है। भाग 1, एक आदर्श प्राचीन महानगर। आइए समझते हैं कि आखिर ये सभ्यता कितनी विशाल और शानदार थी। जेम्स लुइस की उस अनजाने में की गई खोज के करीब 100 साल बाद 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जॉन मार्शल ने इन खंडरों का बहुत ही बारीकी से सर्वेक्षण किया। सिंधु नदी के तट पर उन्हें मोहनजोदाड़ो मिला, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। और जब आगे खुदाई हुई तो पता चला कि भाई ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि 1400 से ज्यादा स्थलों का एक पूरा नेटवर्क था। लंबे समय तक हम यही मानते थे कि मेसोपोटामिया ही सबसे पुरानी सभ्यता है, लेकिन इन नई खोजों ने इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 7000 ईसा पूर्व के आसपास, मतलब जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग शायद गुफाओं से बाहर ही कदम रख रहे थे, यहाँ बकायदा खेती करने वाली बस्तियां बस चुकी थीं। 5500 ईसा पूर्व तक शहरीकरण शुरू हो गया था और 2600 ईसा पूर्व आते आते इनके शहर अपने एकदम चरम पर थे। ये सभ्यता तो शायद मिस्र और मेसोपोटामिया के साम्राज्यों से भी बहुत पुरानी थी। और इनकी सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? 2600 ईसा पूर्व के आसपास इनका बुनियादी ढांचा और जो अर्बन प्लानिंग थी वो आज के कई स्मार्ट शहरों को भी सीधी टक्कर दे सकती है। सोचिए, उस जमाने में इनके द्वारा इस्तेमाल की गई ईंटों का आकार पूरी सभ्यता में बिल्कुल एक जैसा, यानी मानकीकृत था। बहुमंजिला घर बने हुए थे और हर घर में अपना एक अटैच्ड बाथरूम और टॉयलेट था। सड़कों पर बाकायदा ढकी हुई नालियां या गटर थे, रास्तों के किनारे पेड़ लगे थे और तो और कचरा फेंकने के लिए सार्वजनिक कूड़ेदान भी थे। मोहनजोदड़ो में तो एक विशाल स्नानागार मिला है। इसे आप उस जमाने का एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल कह सकते हैं, जिसे प्राकृतिक तारकोल का इस्तेमाल करके पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाया गया था। ये उनकी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता और अद्भुत प्रमाण है। अब एक और बहुत ही दिलचस्प बात, जरा सोचिए, इस पूरी इतनी बड़ी सभ्यता में कितने महल, शाही मकबरे या युद्ध के हथियार मिले होंगे? इसका जवाब है शून्य, बिल्कुल जीरो। और ये बात बड़े बड़े इतिहासकारों के लिए भी किसी झटके से कम नहीं थी। मिस्र या मेसोपोटामिया के बिल्कुल उलट, यहाँ किसी भी राजा, पुरोहित या सेना का कोई सबूत ही नहीं मिला। कोई भव्य मंदिर या आलीशान शाही महल नहीं दिखा। इससे सीधा सा यही संकेत मिलता है कि ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण और समान अधिकारों वाली सभ्यता रही होगी। लोग बिना किसी ऊंच नीच या युद्ध के खुशी से साथ रहते थे। कांस्य युग की किसी सभ्यता के लिए ये बात सच में बहुत ही असाधारण है। भाग 2, अनसुलझी सिंधु लिपि। अब सवाल ये है कि इतनी बेहतरीन और आदर्श समाज के बारे में हम ज्यादा क्यों नहीं जानते? चलिए इस रहस्य की पर्दे खोलते हैं। देखिए, खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को पत्थर की पट्टियों, तांबे की प्लेटों और मोहरों जैसी 4000 से भी ज्यादा ऐसी कलाकृतियां मिली जिन पर एक अजीब सी लिपि उकेरी गई थी। 1920 के दशक से लेकर आज तक इसे 100 से ज्यादा बार समझने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन आज भी ये लिपि एक बंद तिजोरी की तरह ही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जब हम इस भाषा का एक भी शब्द नहीं पढ़ पाए हैं, तो हमें ये कैसे पता चला कि वो लोग हमारी तरह बाएं से दाएं नहीं, बल्कि अरबी भाषा की तरह दाएं से बाएं लिखते थे? जरा सोचिए, जिस प्राचीन भाषा को आज तक डिकोड ही नहीं किया जा सका, उसके लिखने की दिशा का पता आखिर कैसे लगाया गया होगा?
इसका जवाब बहुत ही मज़ेदार है और हमारी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है। याद है स्कूल के दिनों में जब हम कॉपी में एक लाइन लिख रहे होते थे और अचानक देखते थे कि पन्ने के किनारे पर जगह कम बच रही है, तो हम क्या करते थे? हम शब्दों को छोटा कर देते थे और उन्हें एकदम पास पास सिकोड़कर लिखने लगते थे, है ना? बिल्कुल यही सेम चीज़ सिंधु लिपि की पट्टियों पर देखी गई। पत्थर की पट्टियों पर बाईं ओर के जो प्रतीक हैं वो बहुत सिकड़े हुए और पास पास उकेरे गए हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि उकेरने वाले ने दाईं ओर से लिखना शुरू किया और बाईं ओर पहुंचते पहुंचते भाई साहब के पास जगह कम पड़ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, अगर मिस्र की प्राचीन चित्रलिपि को पढ़ा जा सकता है तो सिंधु लिपि को क्यों नहीं? इन दोनों के बीच का ये अंतर इसे एकदम साफ कर देता है। देखिए, मिस्र की भाषा को इसलिए डिकोड किया जा सका क्योंकि हमें रोज़ेटा स्टोन मिल गया था। ये एक ऐसा पत्थर था जिस पर एक ही बात प्राचीन मिस्री लिपि और प्राचीन ग्रीक दोनों में लिखी थी। अब क्योंकि ग्रीक तो हमें पहले से ही आती थी, तो वो पत्थर उनके लिए एक प्राचीन गूगल ट्रांसलेट बन गया। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए, सिंधु सभ्यता का ऐसा कोई रोज़ेटा स्टोन आज तक हमें मिला ही नहीं है। इसके अलावा अंग्रेजी में जहां सिर्फ 26 अक्षर होते हैं, वहीं सिंधु लिपि में 400 से ज्यादा अलग अलग प्रतीक हैं, जैसे मछली, कछुआ या छड़ी जैसे आकार। ये एक लोगो सिलेबिक लिपि है, मतलब यहाँ एक प्रतीक एक पूरी ध्वनि या पूरे शब्द का काम करता है, जो इसे बिना किसी गाइड के समझना लगभग नामुमकिन बना देता है। भाग 3, दूर देशों से सुराग। चलिए अब अपनी जांच का दायरा थोड़ा सिंधु घाटी से बाहर ले चलते हैं। एक बहुत ही शानदार और चौंकाने वाली खोज तब हुई जब प्राचीन मेसोपोटामिया, जो आज का इराक और ईरान है, वहां की खुदाई में हमारी सिंधु लिपि के पत्थर और मुहरें मिली। इससे ये तो एकदम साफ हो गया कि इन दोनों महान सभ्यताओं के बीच बड़े तगड़े व्यापारिक संबंध थे। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात तो ये थी कि विदेशी जमीन पर मिली इस लिपि ने हमें एक नया सुराग दिया। इसे समझने के लिए भाषा और लिपि के बीच के अंतर को देखते हैं। हम हिंदी बोलते हैं और उसे देवनागरी लिपि में लिखते हैं, लेकिन आज के डिजिटल टाइम में जब हम व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करते हैं तो अक्सर हिंदी को अंग्रेजी अक्षरों में लिखते हैं, जैसे क्या कर रहे हो को KYA लिखना। भाषा अभी भी हिंदी है, लेकिन लिपि अंग्रेजी की है। इतिहासकारों का मानना है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने भी बिल्कुल यही जुगाड़ लगाया था। मेसोपोटामिया के लोगों ने अपनी खुद की बोली जाने वाली भाषा को लिखने के लिए सिंधु लिपि के प्रतीकों का इस्तेमाल किया। अब ये हमें कैसे पता चला? दरअसल सिंधु लिपि में जार के आकार का एक प्रतीक बहुत आम है, जो अक्सर वाक्यों के अंत में आता है, बिल्कुल किसी फुल स्टॉप की तरह। सिंधु घाटी के अपने किसी भी शहर में ये जार का प्रतीक कभी भी एक साथ 2 बार नहीं लिखा गया, लेकिन मेसोपोटामिया में जो सिंधु लिपि मिली उसमें इस जार के प्रतीक को 2 बार दोहराया गया था। इसका मतलब है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने अपनी भाषा की ध्वनियों को फिट करने के लिए सिंधु लिपि के ग्रामर के नियम ही तोड़ दिए थे। जैसे अगर हम हिंदी का शब्द आराम अंग्रेजी में लिखें तो हम शुरुआत में 2 ए लगा देंगे, जबकि अंग्रेजी के अपने ओरिजिनल शब्दों में आमतौर पर शुरुआत में डबल ए नहीं आता। भाग 4, एक रहस्यमय और अचानक अंत। भाषा का ये उलझा हुआ रहस्य तो अपनी जगह है, लेकिन एक और बहुत गहरा और डरावना रहस्य अब भी हमारा इंतजार कर रहा है। पुरातात्विक रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच इस इतने शानदार यूटोपियन समाज का बहुत ही तेजी से पतन हो गया। शहरों की वो बेहतरीन प्लानिंग अचानक रुक गई। उनका वो शानदार ड्रेनेज सिस्टम टूट फूट गया। मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार कचरे से भर गया। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक रिश्ते टूट गए और 1800 ईसा पूर्व तक आते आते ज्यादातर शहर पूरी तरह से खाली हो चुके थे। सवाल ये है कि इतना एडवांस समाज इतनी जल्दी ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह सकता है? इतिहासकारों के पास इसे लेकर कुछ प्रमुख थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने की वजह से सरस्वती नदी, जिस पर यह पूरी सभ्यता टिकी थी, या तो सूख गई या उसने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे लोगों को मजबूरन पूर्व की ओर गंगा नदी की तरफ पलायन करना पड़ा। दूसरी थ्योरी भारी वनों की कटाई की बात करती है। अपने इतने बड़े शहरों को बनाने और करोड़ों ईंटों को पकाने के लिए उन्होंने शायद इतने ज्यादा पेड़ काट दिए कि पूरा इलाका ही बंजर हो गया। और तीसरी थ्योरी ये कहती है कि मलेरिया या हैजा जैसी किसी भयानक और घातक बीमारी ने पूरी की पूरी आबादी का ही सफाया कर दिया। सच चाहे जो भी रहा हो, 600 ईसा पूर्व तक ये महान सभ्यता पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुकी थी।
और यही बात अंत में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसी सभ्यता जो कम से कम 5000 सालों तक अस्तित्व में रही, एक ऐसा शांतिपूर्ण और एडवांस समाज जिसने बिना किसी राजा या बिना किसी युद्ध के इतने लंबे समय तक बेहतरीन तरीके से काम किया, वो भी बिना किसी ठोस निशान के अचानक गायब हो सकती है। हमारी अपनी आधुनिक दुनिया को बने तो अभी इसका आधा समय भी नहीं हुआ है, तो अगर वो लोग हमेशा के लिए मिट्टी में दब सकते हैं, तो ये हमें अपनी इस मॉडर्न और आपस में जुड़ी हुई दुनिया की नाजुकता के बारे में क्या चेतावनी देता है? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।